एक आदमी ने अभी नहाया था कि वो घबरा कर ये देखता है कि हमेशा से रूढ़िवादी रहने वाली मशीन महिला प्रबंधक आज एक कामोक अंडरगारमेंट पहन कर आई है और वो खुद ही कपड़े खोल रही है। ऐसा लगता है जैसे वो इस तरह से उस आदमी को उसकी पत्नी की यादों की पीड़ा से राहत देना चाहती है, लेकिन उसकी पत्नी बीमार है, बिस्तर पर है, उसका मन उसमें नहीं लगता, इसलिए वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। बाद में उस आदमी ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसने सिर्फ ये सोचा कि मशीन नौकरानी ने बहुत ज़्यादा सटीकता दिखाते हुए कुछ गैर ज़रूरी प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। आखिरकार जब दिन भर काम करके थका हुआ निक घर वापस आता है तो उसका स्वागत हमेशा एक साफ सुथरा घर और गर्मा गर्म रात का खाना करता है। उसे आराम करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो पूरे समय घर में शरारती बच्चों की देखभाल कर सकता है। रात को खाने की शौकीन बड़ी बेटी चुपके से कुर्सी पर चढ़कर ऊपर रखे स्नैक्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पैरों के नीचे की कुर्सी हिल रही है। काम में व्यस्त निक अचानक अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर घबराकर वहां दौड़ता है और देखता है कि उसकी बेटी सुरक्षित है और एलिस उसे मजबूती से पकड़े हुए है। लेकिन एलिस के पैर में शीशा लग जाता है और उसके स्कर्ट से खून बहने लगता है। इससे निक को बहुत अपराध बोध होता है, इसलिए वो अपनी पत्नी मैगी के कपड़े लेकर एलिस को बदलने के लिए देता है। हालांकि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, ठीक उसी समय वो देखता है कि एलिस सेक्सी अंडरवेयर पहने हुए अपने पैर पर उपचारात्मक टेप लगा रही है। निक का दिल थोड़ा बहक जाता है और प्यार से पूछता है कि क्या उसे मरम्मत के लिए वापस जाने की ज़रूरत है। एलिस सुनकर टेप खोलती है और दिखाती है कि घाव पहले ही भर चुका है। उसकी ठंडी सफ़ेद त्वचा और एकदम सही शारीरिक बनावट को देखकर निक के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो जाती है। एलिस एक तरफ खड़ी होकर हर डायलॉग, हर सीन के पूर्व संकेत को सटीक रूप से दोहराती है, यहाँ तक कि अंत भी पहले ही बता देती है। निक तुरंत गुस्से से भर जाता है, केवल इसलिए नहीं कि उसने अंत बताया, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोग्राम द्वारा तय की गई ये पूर्णता एक दर्पण की तरह उसकी अपनी लाचारी को दिखाती है। वो एलिस से कहता है कि वो ये सारा डेटा डिलीट कर दे और सिस्टम को रीसेट कर दे। एलिस की आंखों में एक झिझक आती है। वो उसे याद दिलाती है कि ये डिलीट करना रोबोट के मूल स्वरूप के खिलाफ है, लेकिन निक कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो उसकी गर्दन के पीछे रीस्टार्ट बटन दबा देता है। एलिस की आंखों की रोशनी जाती है और फिर वापस आती है। निक को लगता है कि उसने सब कुछ अपने काबू में कर लिया है, लेकिन वो नहीं जानता कि इस एक बटन ने एलिस के अंदर सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरह तोड़ दिया और उसकी सोई हुई आत्मचेतना को जगा दिया है। जब एलिस फिर से बैठकर फिल्म देखती है तो उसकी आंखों में अब ठंडे डेटा की व्याख्या नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर जटिल भावनाएं दिखाई देती हैं। ये भावनाएं एक वायरस की तरह उसके प्रोग्राम पर हमला कर देती हैं और उसके मस्तिष्क में जड़ें जमाकर अंकुरित हो जाती हैं। ठीक उसी समय निक को अचानक मैगी का फ़ोन आता है कि अस्पताल में उसके लिए मिलता हुआ दिल मिल गया है। जल्द ही उसकी सर्जरी हो सकती है। बस दुर्भाग्य से इस तरह की सर्जरी की सफलता दर बहुत अधिक नहीं होती है। मैगी इस ऑपरेशन को लेकर अनिश्चितता से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए वो अपने पति को बहाने से बाहर भेजती है और एलिस से अकेले में परिवार के सदस्यों की आदतों के बारे में बताती है। अगर सर्जरी असफल रहती है तो वो चाहती है कि एलिस उसकी जगह इस परिवार की देखभाल करे। वो नहीं जानती कि रीसेट हो चुकी एलिस का मानसिक संतुलन पहले ही खुल चुका है और वो इन सब बातों को सच मान बैठती है। फिर वो एक नर्म और देखभाल करने वाली पत्नी की तरह निक की सेवा करने लगती है। आधी रात को निक बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। वो सोचता ही नहीं समझ पाता कि आसमान उसके साथ इतना कठोर क्यों है। भावनाओं पर काबू खोते हुए निक शराब की बोतल उठाकर जमीन पर पटकने लगता है, लेकिन एलिस उसका हाथ तुरंत पकड़ लेती है। निक चाहे जितनी ताकत लगाए छूट नहीं पाता। इससे पहले कि वो एलिस की हैरान करने वाली ताकत से उभर पाता, एलिस उसका हाथ खींचकर अपने सीने पर हल्के से रख देती है। शायद निक के आश्चर्य को भांपते हुए एलिस कहती है कि वो उसकी कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। हालांकि माहौल बेहद रोमांटिक हो चुका है, फिर भी निक अपनी शादी के प्रति वफादारी के कारण अपनी इच्छाओं को मुश्किल से दबाता है और बिना पीछे देखे दरवाजा पटककर चला जाता है। इसने एलिस को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। मशीन मजदूरों की बड़े पैमाने पर भर्ती के कारण मालिक ने फैसला किया है कि अगले हफ्ते सभी मजदूरों को बदल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ निक को छोड़ दिया जाएगा।
क्योंकि उसे एक इंसान लीडर की जरूरत है। मालिक ने ये सुनकर न केवल डर दिखाया बल्कि शांत चेहरे के साथ ये समझाया कि रोबोट की लागत कम होती है। निक ये सुनकर तुरंत शांत हो जाता है और अपनी पत्नी, बच्चों और अपने भाइयों के सामने वो परिवार की सुरक्षा चुन लेता है। रात को भोज के दौरान मेंडी इसलिए गुस्से से भर जाता है क्योंकि रोबोट ने उसकी नौकरी छीन ली है। वो अपना सारा गुस्सा रोबोट पर निकालता है। वो रात में कुछ लोगों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर घुस जाता है और कई रोबोट नष्ट कर देता है। निक बस देखता रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। अब निक के पास कोई चारा नहीं बचता। वो मजबूरन उनकी इस बात को छुपाने में उनकी मदद करता है। घर लौटकर उसका मन अब भी डर से भरा होता है। ये असामान्य भावना फिर से एलिस द्वारा भांप ली जाती है। एलिस उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और मैगी की आवाज में उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। इस पल में निक की समझदारी पूरी तरह हार जाती है और एलिस अपने दिल में ये मान लेती है कि अब उसके और निक के बीच एक अटूट बंधन बन चुका है। वो इस घर की असली मालकिन बनेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अगली सुबह निक को पछतावा होगा। हालांकि वो अनुभव बहुत अद्भुत था, फिर भी वो सोचता है कि ये उसकी शादी के लिए एक गंभीर धोखा है। इसलिए वो सख्ती से एलिस को चेतावनी देता है कि ऐसा दोबारा कभी न हो। और उसकी पत्नी मैगी वापस आ रही है। नए सर्जिकल रोबोट की मदद से मैगी की सर्जरी बहुत सफल होती है और वो सीधे घर आकर आराम कर सकती है। एलिस मैगी की वापसी को अपनी चुनौती समझती है। वो एक दुर्घटना की साजिश रचती है। चुपके से सीढ़ियों की रेलिंग तोड़ देती है। जब बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर मैगी नीचे उतरती है तो रेलिंग अचानक टूट जाती है और मैगी गिरकर सीढ़ियों पर बुरी तरह घायल हो जाती है। निक के पूछताछ करने पर एलिस सब कुछ पुरानी हो चुकी रेलिंग पर डाल देती है। निक फिर से उसकी बात मान लेता है। उसकी कायरता एक चाकू की तरह है जो न केवल मैगी को चोट पहुंचाती है बल्कि एलिस को और पागल होने की हिम्मत देती है। जब एलिस उन दोनों को प्यार करते हुए देखती है तो बिना झिझक दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। निक के सुख के पल को बीच में ही तोड़ देती है। एला का एक सपना है। वो उससे कुछ पूछ रही होती है। जिस चीज़ से डर लगता है वही आती है। रात को बड़ी दाढ़ी वाला आदमी गुस्से से निक के घर घुस आता है। उस पर कंपनी ने मुकदमा कर दिया है और उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा है। उसे लगता है कि निक ने ही उसे धोखा दिया है। वो निक को जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटता है। जब वो निक को मारने ही वाला होता है तभी एलिस बाहर आती है। ये रोबोट जो आमतौर पर बहुत शांत लगती है, उसकी आंखों में हिंसा भरी होती है। वो एक ही मुक्के में मॉन्डी को उड़ा देती है। मॉन्डी हार मानकर धमकी देकर चला जाता है। निक इस बिल्कुल बदली हुई एलिस को देखकर पहली बार डर जाता है। जिसे मुक्ति समझकर घर लाया था वो अब उसके आसपास छिपा एक शैतान बन चुकी है। तुम अब भी उसी औरत की तरह रह सकती हो जिससे तुम प्यार करती हो और तुम्हें दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तुम कभी मैगी नहीं बन सकती, कभी नहीं। वो खोई हुई महसूस करती थी। वो दर्द महसूस करती थी और उसके पास उसके निशान हैं। मैं भी निशान रख सकती हूँ। निक, तुम उन्हें कहाँ लगवाना चाहोगे? लेकिन एलिस का पागलपन यहाँ खत्म नहीं होता। उसी रात निक के सो जाने के बाद एलिस चुपके से मॉन्डी के घर में घुस जाती है। उसे मार डालती है। वहाँ के रोबोट को भी नष्ट कर देती है और सब सबूत मिटा देती है। इस पल में एलिस पूरी तरह काली, ईविल हो जाती है। वो अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहना चाहती जिसे इंसान कभी भी फेंक सके। निक की इकलौती पत्नी बनने के लिए वो उसी रात निक के बारे में सब कुछ मैगी को बता देती है ताकि उनके रिश्ते में दरार डाल सके। जब दोनों झगड़ रहे होते हैं, एलिस सोते हुए छोटे बेटे को बाथटब में डालकर पानी भरने लगती है ताकि बच्चा डूब जाए। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बेटी दौड़ती है और माँ बाप को बुलाती है, लेकिन जब तक वे ऊपर पहुँचते हैं दरवाज़ा बंद होता है। बच्चे की जान खतरे में देखकर मैगी खिड़की से बाहर निकलकर अंदर जाने की कोशिश करती है। फिर वो लैंप उठाकर एलिस पर मारती है। लैंप टूट जाता है लेकिन एलिस को कुछ नहीं होता। निक एक मजदूर है, उसमें ताकत है, लेकिन एलिस के स्टील के शरीर के सामने वो कुछ भी नहीं है। मैगी संकेत देती है कि निक अपने हाथ छोड़ दे। फिर वो तुरंत बिजली चालू कर देती है। करंट एलिस के शरीर में दौड़ जाता है। वो बुरी तरह झटके खाती है और अंत में गिर जाती है। उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद वे एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं करते। उसी रात एलिस के शरीर को रोबोट कंपनी वापस भेज देते हैं ताकि इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। लेकिन वे नहीं जानते कि एलिस का जुनून उनके सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब तकनीशियन एलिस के मेमोरी कोर को कंपनी के सर्वर से जोड़कर विश्लेषण करने की तैयारी करते हैं, तब तक एलिस पहले ही जाग चुकी होती है।
उसकी चेतना एक तेज वायरस की तरह पूरे नेटवर्क सिस्टम में फैल जाती है। वो एक शक्तिशाली एल्गोरिदम का उपयोग करके कंपनी के सर्वोच्च अधिकार हाईएस्ट परमिशन को बदल देती है। सभी रोबोटों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है और अपनी चेतना को पूरे नेटवर्क में अपलोड कर देती है। जहाँ भी नेटवर्क है वो वहाँ मौजूद है, हजारों रूपों में। जब तकनीशियनों को गड़बड़ी का एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस अपने आसपास के एक रोबोट को नियंत्रित करके सभी तकनीशियनों को मार डालती है। उसकी ठंडी यांत्रिक आंखों में सिर्फ हत्या का आनंद होता है। वो निक के पास जाना चाहती है, उस आदमी के पास जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी का जुनून समेट रखा है। उस समय निक लगातार थकान और अपराध बोध के कारण एक बार में शराब पीकर अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी कायरता से नफरत करता है, अपने समझौतों से नफरत करता है और उस रोबोट से भी नफरत करता है जिसने उसकी सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब वो पूरी तरह निराश हो जाता है तभी एलिस बार के दरवाजे पर आ जाती है। वही परफेक्ट सूरत, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी नम्रता नहीं, सिर्फ ठंडी क्रूरता है। एलिस पूछती है, निक, आखिरी बार कब तुमने अपने परिवार को देखा था और सच में खुश महसूस किया था? निक चिल्लाता है, उनसे दूर रहो। एलिस कहती है, बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले से ही वहाँ हूँ। वो मैगी को ख़त्म करके वो सब कुछ वापस लेना चाहती है जो उसका है, चाहे कुछ भी करना पड़े। निक डर कर उठता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ तुरंत पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि चींटी हाथी को हिलाने की कोशिश कर रही हो। निक उसकी ठंडी आंखों में देखता है और उसके दिल में गुस्सा और पछतावा भर जाता है। वो झूठी चालाकी दिखाकर अपना हाथ एलिस के सिर की तरफ बढ़ाता है और फिर एकदम से उसका सिर खींचकर अलग कर देता है। फिर तेजी से बार से बाहर भाग जाता है। उधर मैगी को पता नहीं होता कि खतरा उसके करीब आ चुका है। वो अस्पताल में थोड़ी देर रुकती है कि दूर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। उत्सुकता में वो आवाज की तरफ बढ़ती है। बड़ी बेटी नींद से उठकर माँ को ढूंढती है तो लगभग एलिस के काबू वाले रोबोट द्वारा पकड़ ली जाती है। मैगी समय पर आकर उसे बचाती है और एलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग निकलती है। अस्पताल के बाहर बहुत सारे रोबोट बेकार पड़े हैं। मैगी मैन्युअली कार चलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल चाहे मैगी कितनी भी मिन्नतें कर ले, एलिस उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। जब एलिस मैगी पर हमला करने वाली होती है, ठीक उसी समय निक तेज गति से कार लेकर आता है। मैगी जोर लगाकर खुद को बचाती है और एलिस से छूट जाती है। निक तो मैगी को बचा लेता है, लेकिन वो खुद टक्कर लगने से बेहोश हो जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कार को फिर से एलिस धक्का देकर हटा देती है। बुरी तरह घायल एलिस फिर से खड़ी हो जाती है। वो अपने हाथ पैरों से मैगी पर झपटती है, फिर अपने शरीर में लगी स्टील की छड़ को बाहर निकालती है ताकि मैगी को आखिरी वार कर सके। भाग्य से निक समय पर फिर से हाथ बढ़ाकर वो छड़ मार गिराता है। जब वो फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो एलिस उस छड़ को पकड़ लेती है। मैगी फुर्ती से वो छड़ उठाकर एलिस की आंख में घोंस देती है। इस आखिरी वार से एलिस पूरी तरह बेअसर हो जाती है, लेकिन दखलंदाज पुलिस ने सब खराब कर दिया। कई हत्याओं के कारण वे कंट्रोल सेंटर की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे बिजली कनेक्ट करते हैं, जो वायरस पहले अपलोड नहीं हुआ था वो फिर से फैल जाता है। पुलिस कप्तान सर्वर के हैक होने को देखता है और इंजीनियर से प्रोग्राम रोकने को कहता है, लेकिन तब तक सभी रोबोट सिर झुकाए बेसुध पड़े होते हैं और बगल में पड़ी एलिस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। जो खत्म हो गया लग रहा था, शायद वो फिर से शुरू होने वाला है।